हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का जीएस पेपर जो 17 अप्रैल को हुआ था उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण के रूप में अंकित किया गया है। अभिकथन है, हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है जिससे बर्बादी कम होती है और पौधों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है अभिकथन ये बिल्कुल सही है। यूरिया गोल्ड सल्फर कोटेड यूरिया है। सल्फर का मिश्रण मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है और यूरिया के धीरे धीरे घुलने के कारण बर्बादी कम करता है। भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन, प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरॉन, आयरन और सल्फर की कमी है, इसीलिए हम इसका मिश्रण यूज कर रहे हैं। यानी कि कारण जो दिया है वो अभिकथन का बिल्कुल सही कारण दिया है। भारत की मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की भारी कमी है, अतः कारण आर जो है अभिकथन ए की सही व्याख्या है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना शुरू की है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ई नाम, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा गया है, ई नाम योजना कृषि विपणन में सुधार के लिए है। तो दूसरा कथन देखते हैं, यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो कथन दो भी सही है, क्योंकि सरकार प्रत्येक एपीएमसी को बुनियादी ढांचे और सॉफ्टवेयर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, 2.8%। आर्थिक सर्वेक्षण जो है 2024-25 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वैश्विक विनिर्माण यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत की हिस्सेदारी 2.8% है। चौथा क्वेश्चन है, भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत के जीवीय निर्माण में इसकी सहायक हिस्सेदारी लगभग 11% है। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 10% है। तो ये गलत है, 10% नहीं है, ये लगभग 4 से 5% के आसपास है। तो ये गलत हो गया, पहला सही है। तीसरा, भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर 5वें स्थान पर है। तो ये बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 39। 2025 में भारत की रैंक 39 थी। नेक्स्ट है, विकसित भारत 2047 का मुख्य केंद्र आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से भारत ऊर्जा उद्योग और रक्षा के लिए आवश्यक खनिजों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए 1200 स्थलों का अन्वेषण कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व का प्रथम पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला भारत का राज्य निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्किम। सिक्किम 2016 में दुनिया का पहला पूर्णतः जैविक यानी 100% ऑर्गेनिक राज्य बना था। नेक्स्ट है, बिहार के बजट 25-26 के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला है, 2025-26 में राजस्व अधिशेष जीएसडीपी का 0.8% होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का 4.1% था। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 3% पर लक्षित है। 2024-25 में यह जीएसडीपी का 9.2% होने का अनुमान है। तो ये गलत है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये 9.2 है और 3% है, इतना डिफरेंस नहीं हो सकता है एक साल के भीतर। तीसरा है, 2023-24 में बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चालू कीमतों पर भारत के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी से 1/3 से भी कम है। तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से जिलों में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो इसका आंसर होगा किशनगंज।
किशनगंज बिहार का प्रमुख चाय उत्पादक जिला है, जहां चाय उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर टी स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, बिहार की संकल्प योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संकल्प योजना विश्व बैंक द्वारा वित्त घोषित एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। तो ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, यह बिहार में कृषि की उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक नवोन्मेष कार्यक्रम के रूप में शुरू की गई थी। तो ये गलत है। संकल्प योजना कौशल विकास से संबंधित है, ना कि कृषि उत्पादकता से। तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा केवल एक सही है, 10वां का ए। नेक्स्ट है, जीएसटी सुधारों 2025 द्वारा जीएसटी की दरों में कमी करके सीधे तौर पर 2 चुनौतियों का समाधान किया है, जिसमें शामिल है रोजगार सृजन और नेक्स्ट वाला हमारा क्या होगा, तो ये होगा सामर्थ्य यानी कि अफोर्डेबिलिटी। जीएसटी सुधारों का मुख्य उद्देश्य करों को तर्कसंगत बनाकर आम आदमी के लिए सामर्थ्य बढ़ाना और आर्थिक गतिविधियों के जरिए रोजगार सृजन करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया। ये कब किया गया है? तो ये हुआ है 22 मार्च 2024 को। दूसरा है, नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था। ये कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा मई 2024 में। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 1। इसरो ने लॉन्च किया इनसैट 3D सैटेलाइट। ये कब हुआ था? तो ये 17 फरवरी 2024 को हुआ था। उसके बाद है SLV D3 EOS 08 को लॉन्च किया गया था। तो ये कब किया गया था? 16 अगस्त 2024 को। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन SCO की बैठक हुई थी। कब हुई थी ये? तो ये हुई थी 31 जुलाई 2025 को। SCO शिखर सम्मेलन की बैठक सामान्यतः जुलाई या अगस्त के दौरान ही निर्धारित होती है। 2025 की बैठक के संदर्भ में 31 जुलाई यहाँ पे सही तिथि है। नेक्स्ट है, अभिकथन ए, भारत में सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्राक्ष शुरू की गई है और कारण इसका दिया है, ट्रेन लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी है और इसमें 354 डिब्बे हैं। तो इसमें कथन ए सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है। रुद्राक्ष जो है इसे भारतीय रेलवे ने यानी पूर्व मध्य रेलवे द्वारा चलाया गया है। ये लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा है और इसमें कुल 324 वैगन यानी कि BOXN रैंक के डब्बे जुड़े हुए हैं। इस विशाल ट्रेन को खींचने के लिए 7 इलेक्ट्रिक इंजनों का उपयोग किया गया था। इसके पहले का जो रिकॉर्ड है वो है सुपर बासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी थी। इसका रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म उद्योग में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 23 सितंबर 2025 को आयोजित 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा 2025 में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में मोहनलाल को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष संरक्षण प्रणालियां हैं? पहला दिया है IADC, CSO, NMA और COPUOS। तो IADC, CSO और COPUOS अंतरिक्ष मलबे और स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रणालियां हैं। जो NMA है ये नाविक एक क्षेत्रीय भारतीय रक्षा प्रणाली है। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन 1, 2 और 4 सही होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, मई 2025 में नेपाल के कौन से ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर नेपाल के उन ग्लेशियर में से है जो जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से पिघल रहे हैं और शोधों में इसे मृत के समान श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? तो हमें बताना है सही जो है वो बताना है। अनुपम खेर के जो सामने दिया है वो है मदर मैरी कम टू मी। यह मिलान गलत है। अनुपम खेर की जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं वो है द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू और योर बेस्ट डे इज़ टुडे। उसी तरह अमित त्रिपाठी का देखिए जो डिफरेंट बट नो लेस एक्स, ये भी गलत है। अमित त्रिपाठी ने द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ जो यहाँ पे दिया गया है ये अमित त्रिपाठी का लिखा हुआ है, ना कि इप्सिता चक्रवर्ती का। तो ये भी गलत हो गया, ये गलत, ये भी गलत और इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो बचेगा कहाँ? DY चंद्रचूड़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स
भारत की ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। यह पुस्तक 2025 में प्रकाशित हुई थी। यह उनके 25 वर्षों के न्यायिक अनुभव और भाषणों का एक संग्रह है जिसमें उन्होंने संविधान की प्रासंगिकता और नागरिकों के अधिकारों की चर्चा की है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के संदर्भ में निम्नलिखित उप मिशनों पर विचार करें। पहला है कौशल आधारित संस्थागत प्रशिक्षण, दूसरा है अस्थायी आजीविका को बढ़ावा देना, तीसरा नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन, चौथा है प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना का विकास। तो इनमें से कौन से सब मिशन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 सही हैं। नियमित प्रबोधन और मूल्यांकन इसका पार्ट नहीं है। उप मिशन में संस्थागत प्रशिक्षण, आजीविका और बुनियादी ढांचा विकास शामिल है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शहरी विकास कार्यक्रमों, योजनाओं, अधिनियमों को क्रम में रखें। हमें इसे क्रम में सजाना है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये आया था 2013 में। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन ये आया था 2005 में। अमृत जो है ये अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन ये आया था 2015 में। और रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम यानी कि रेरा ये 2016 में आया था। तो सबसे पहले कौन होगा? पहले होगा 2, उसके बाद होगा 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4। 2, 1, 3, 4 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का बी। नेक्स्ट है सूची 1 का हमें सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में देश और राजधानी है, सूची 2 में लेबनान की राजधानी है बेरूत। मिस्र की राजधानी है कायरा। युगांडा की राजधानी है कंपाला। और स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का डी। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है श्री CP राधाकृष्णन ने 12 सितंबर 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और इसका कारण है CP राधाकृष्णन ने INDIA ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों के अंतर से हराया। तो इसमें जो अभिकथन दिया है ये सत्य है। महाराष्ट्र के ये पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं CP राधाकृष्णन। इन्होंने 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई थी। कारण इसका दिया है श्री CP राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार को 452 वोटों के अंतर से हराया। तो ये गलत है। श्री राधाकृष्णन को चुनाव में कुल 452 वोट मिले थे, लेकिन उनकी जीत का अंतर 452 वोट नहीं था। उन्होंने विपक्षी उम्मीदवार जो कि पूर्व जज B सुदर्शन रेड्डी थे उन्हें 152 वोट के अंतर से हराया था। और कुल जो वोट थे 752 वैध वोटों में से राधाकृष्णन को मिला था 452 और रेड्डी को मिला था 300। तो इसके बीच का डिफरेंस 152 होगा। तो 152 वोटों से हराया था। तो इसका ये कारण गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा 22 का बी। अभिकथन दिया है महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन 14 सितंबर 2025 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला द्वारा किया गया। और कारण है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय और विधायी समिति का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिकथन भी इसका सही है और कारण भी इसका सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अभिकथन दिया है पीपल्स लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये सही है। भारत में भाषाओं की विविधता विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है पापुआ न्यू गिनी। कारण दिया है भाषाओं की संख्या 840 है, इसी कारण से भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। तो कारण इसका सही व्याख्या कर पा रहा है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है भूतापीय ऊर्जा नीति जियोथर्मल पॉलिसी 2025 के बारे में सही कथन कौन सा है? नीति का उद्देश्य भारत के अप्रयुक्त भूतापीय संसाधनों का दोहन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल सही होगा। यह नेट जीरो 2070 के लक्ष्य की तरफ अपने स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण दर को उत्कृष्टता देता है। तो ये भी सही है। यह राज्यों, उद्योग और वैश्विक निकायों के साथ अनुसंधान, नवाचार और सहयोग को प्रोत्साहित करता है। तो ये भी सही है। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ये तो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 ऑप्शन 25 का सी।
नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए कोड से निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों को उनकी संबंधित आवृत्तियों के सही घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 26 का अवरक्त विकिरण दिया है पहला, दूसरा है सूक्ष्म तरंग विकिरण, तीसरा है पराबैंगनी विकिरण। तो आवृत्ति का जो घटता क्रम है सबसे जो ज़्यादा होगा इसमें यूवी का पहले बड़ा होता है, बाकी दिए गए में से यूवी, इससे होगा इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरण हम बोलते हैं, और इससे छोटा होगा माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा पहला और दूसरा। तो ऑप्शन 26 का सी, तीसरा पहला और दूसरा। हमें ध्यान देना है कि ये घटते क्रम में पूछा है तो हमने ऐसा लिखा है। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है। कारण है उच्चतम बिंदु पर तनाव बराबर अपकेंद्रीय बल माइनस पिंड का भार, यह गति के दौरान तनाव का न्यूनतम मान है। तो देखिए इसका पहला स्टेटमेंट जो है, ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है, तो ये बिल्कुल सही है। जब ये किसके बारे में है, ये एक पेंडुलम के बारे में है। सपोज यहाँ पे हिंज है एक, और यहाँ पे ऐसे एक लोलक लटका हुआ है और ये ऐसे घूम रहा है, इसको यहाँ से जब हम बल इस पर लगा रहे हैं तो जब ये ऊपर जाता है, यहाँ पे जब आता है, तो इस समय इसमें जो टेंशन है, तनाव है, ये सबसे कम होता है। तो उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है। यह ऊपर ना भी जाए और सिर्फ इतना घूमे, यहाँ से यहाँ आए और यहाँ से यहाँ जाए, तो यहाँ पे टेंशन सबसे कम होता है। उच्चतम बिंदु पर तनाव जो है अब केंद्रीय बल और पिंड का भार के बराबर होता है। तो हमेशा टेंशन का जो मान होता है वो होता है mv²/r, जिसे हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं, और mg ये पिंड का भार है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं। अतिव्याप्त का मतलब होता है ओवरलैप करना। तो चालकों में संयोजकता और चालन बैंड अतिव्याप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, किसी चालक की प्रतिरोधकता तापमान के साथ चरघातांकी रूप से घटती है, तो ये गलत है। तापमान बढ़ने पर चालकों की प्रतिरोधकता बढ़ती है, ना कि घटती है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। तीसरा है, चालक अर्धचालकों की तुलना में कम और कुचालकों की तुलना में अधिक विद्युत धारा का संचालन करते हैं, तो ये गलत है। चालक जो है अर्धचालकों की तुलना में कम नहीं बल्कि ज़्यादा करते हैं, और कुचालकों की तुलना में तो बहुत अधिक विद्युत धारा का संचालन करते हैं, तो ये भी गलत है हमारा। तो केवल पहला कथन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन दिया है, जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है, पेंडुलम को, तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। तो देखिए पहला जो आवर्तकाल आपका फॉर्मूला याद होगा अगर, 2π√L/g, ठीक है। जी क्या है, यहाँ पे उस ग्रह पे गुरुत्वाकर्षण का मान है। चूँकि हम चंद्रमा पर ले गए हैं तो चंद्रमा पे जी जो होता है घट के g/6 हो जाता है। तो g/6 जब यहाँ पे रखेंगे तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो t डैश होगा वो होगा 2π√L/g/6। तो ये होगा 2π√L/g × √6, बाहर हम कर दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, ये t का मान है, तो t डैश बराबर √6t, यानी कि जो नया आवर्तकाल है वो बढ़ गया है और ये कह रहा है कि कम हो गया है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा है, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g का मान बढ़ जाएगा जिससे लोलक आवर्तकाल कम हो जाएगा, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जा सकती है, किस नियम के हिसाब से ऐसा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा राइट हैंड थंब रूल, यानी कि दाएं हाथ का अंगूठा नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। सपोज मान लीजिए ये वायर है और इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो अगर इस तरफ आप अपना अंगूठा रखेंगे और चारों उंगलियों को ऐसे मोड़ेंगे तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का हमें डायरेक्शन मिल जाएगा ऐसे। तो ये दाएं हाथ के अंगूठे नियम से हमें मिलता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस तथ्य का समर्थन करता है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के फ्रेम पर कील ठोकना कठिन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा न्यूटन गति का तीसरा नियम, ऑप्शन बी होगा। क्यों होगा? मान लीजिए
यहाँ पे एक धागा है और इसमें मैंने एक लकड़ी बांध दिया है, ये ऐसे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक कील ठोकना, तो जैसे ही इस पर कील ठोकूँगा ये जो लकड़ी है पीछे चला जाएगा, हर बार पीछे चला जाएगा। ये ऐसा क्यों होता है? कील ठोकते समय प्रतिक्रिया जो बल होती है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण कील अंदर नहीं जा पाती है, जो कि न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, दो कंपन करने वाले कणों को एक ही कला में कब कहा जाता है? एक ही कला का मतलब फेज के बारे में बात कर रहा है। ये जिन्होंने फिजिक्स पढ़ा होगा फेज वो समझते होंगे। तो एक ही कला के लिए कालांतर जो होना चाहिए, फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, वो 2n पाई के बराबर होना चाहिए, और पथांतर होना चाहिए n पाई के बराबर, और समय अंतराल nt होना चाहिए। यानी कि देखिए, यदि उनके बीच कालांतर का सम गुणज हो यानी कि 2n पाई हो तो पहला सही हो गया। यदि पथांतर ये गलत लिखा है यहाँ पे, पथांतर का सम गुणज हो तो ये होता है n लैम्डा, और समय अंतराल t/2 का समगुणज हो यानी कि nt, तो ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, एक गैल्वानोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वो वोल्टमीटर बन जाता है। नेक्स्ट है, तारे टिमटिमाते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों का प्रकाश टिमटिमाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 34 का बी, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है, जिसके वजह से वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और उसके कारण तारों का प्रकाश टिमटिमाता है। नेक्स्ट है, हम हब्बल स्थिरांक यानी हब्बल कांस्टेंट का महत्व क्या है? 35 का आंसर क्या होगा? हब्बल स्थिरांक जो है वो ब्रह्मांड के विस्तार की दर बताता है, तो ये आंसर हो जाएगा 35 का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धातु के संकुलों का उपयोग यूमेटॉइड आर्थराइटिस के उपचार में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गोल्ड के संकुलों जैसे औरानोफिन का उपयोग गठिया के इलाज में किया जाता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, इनमें से किस यौगिक की ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है? तो जो ऑक्सीकरण क्षमता सबसे अधिक है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, ये याद रख सकते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल याद होगा तो सबसे पहले होता है फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ऐसा करके। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं, सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसका अधिक ऑक्सीकरण क्षमता होता है फ्लोरीन का, इसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। नेक्स्ट है, किस ताप पर मीथेन के विसरण की गति किसी अज्ञात गैस के 1011 विसरण की 2 गुनी होगी? अज्ञात गैस का अणुभार है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट है, इसको नहीं मानना है। अज्ञात गैस के विसरण की 2 गुनी होगी, यानी रेट हमें दिया है 2 गुना, तो अज्ञात गैस का अणुभार क्या होगा ये हमें बताना है। तो जैसा कि आपको ग्राहम के विसरण का सूत्र के हिसाब से पता होगा कि R1/R2 होता है M2/M1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, M1 का मान निकालना होगा, क्योंकि अज्ञात गैस का हमें अणुभार निकालना है। और एक चीज़ हमें दिया है क्या, कि R1 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ R2 है, विसरण की 2 गुनी, अज्ञात गैस के विसरण की 2 गुनी। अज्ञात गैस का विसरण मान लेते हैं 2R2 है और ये R1 है, तो R1/R2 कितना हो जाएगा? 2/1। तो यहाँ पर रख दीजिए 2/1 बराबर M2/M1। M2 हमें निकालना है, सॉरी यहाँ पे M1 होगा। M1 कितना होगा? तो M1 होगा CH4। CH4 मीथेन का अणुभार क्या होगा? तो 12 × C + 4 × H। तो कार्बन का होता है कितना? 1, और हाइड्रोजन का, सॉरी कार्बन का 12 होता है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। 1 कार्बन है तो 12 × 1, एंड ये 4 × हाइड्रोजन 1 है तो 4 × 1, तो ये हो गया 16। तो यहाँ पर हम इसे रखेंगे 2/1 बराबर √M2 निकालना है बटे में 16, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये 4/1 और ये हो जाएगा M2/16। तो M2 बराबर क्या होगा? 4 × 16 यानी कि 64 हमारा आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बोरॉन कौन सा एनायन नहीं बना सकता है? तो देखिए, बोरॉन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p1। इसमें आप देखेंगे इसमें D नहीं होता है, इसके बाह्यतम कोश में केवल 4 कक्ष हैं, 2s और 2p उपलब्ध होते हैं।
चूँकि ऑप्शन में BO2, BH4- और BOH4- ये सभी अनायन बना सकते हैं, BF63- में ये नहीं बन सकता, क्योंकि बोरोन के पास d ऑर्बिटल यानी d कक्षक नहीं होते। अपनी अष्टक का विस्तार करने के लिए d कक्षक की आवश्यकता होती है। चूँकि बोरोन के पास केवल 4 कक्षक हैं, इसलिए वह 4 से अधिक सहसंयोजक बंध नहीं बना सकता। अतः BF63- जैसा कोई अनायन नहीं बन सकता। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यौगिक द्वारा अधिकतम सहसंयोजक बंध दिखाया जाता है? तो जो ऑप्शन दिया गया हमें इसमें से ढूंढना है। तो AlCl3 में उच्च आवेश घनत्व के कारण इसमें अधिक सहसंयोजक गुण पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिल समूह का परीक्षण नहीं देता है। तो यह अभिकथन बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के कारण कार्बोनिल समूह की इलेक्ट्रॉन कमी हो जाती है, जिसे वह कार्बोनिल परीक्षण नहीं देता है। दूसरा है, कार्बोक्सिल समूह का कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए कम संवेदनशील है। तो इसका ये कारण जो है वो सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए और आर सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सबसे मीठा शक्कर है? तो इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है वो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है। नेक्स्ट है, सूची एक में दिया है धातु और सूची 2 में शोधन विधि का नाम, कि ये धातु किस शोधन विधि के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। तो जो निकेल है वो मॉन्ड प्रोसेस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ए का होगा 3। कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा यानी विद्युत अपघटन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये बी का हो जाएगा 2। उसके बाद है जिरकोनियम, ये है वन ऑर्किल के द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है जर्मेनियम, ये है जोन रिफाइनिंग के यानी क्षेत्र शोधन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो 43 का आंसर क्या होगा? ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन वर्गीकी वर्गीकरण प्रणालियों को उनके विकास के कालानुक्रम में लिखें। पहला है विटेकर की 5 जगत प्रणाली, उसके बाद है लिनियस की कृत्रिम प्रणाली, उसके बाद है बेंथम और हुकर की प्राकृतिक प्रणाली, और उसके बाद है एंगलर और प्रॉन्टल की जातीय वृत्तीय प्रणाली। तो पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन आया है? तो सबसे पहले तो कार्ल लिनियस की आई थी, ये पहले नंबर पे आएगा। उसके बाद बेंथम हुकर की प्रणाली आई थी दूसरे नंबर पे, एंगल प्रांटल तीसरे नंबर पे, उसके बाद विटेकर जो है वो चौथे नंबर पे, और पुष्पीय पौधों के लिए एपीजी तंत्र ये 5वें नंबर पे होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा 44 का डी, BCDAE, BCDA और E। नेक्स्ट है, ग्लूकोज उपापचय और कोशिकीय श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, TCS चक्र में सक्सिनेट का फ्यूमरेट में रूपांतरण अद्वितीय है, क्योंकि यह आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली में अंतर्निहित एक एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित एकमात्र चरण है और सीधे तौर पर TCS चक्र से इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला तक ये होता है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया है हमारा, ये तो सही है। दूसरा है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कोशिकीय श्वसन का एकमात्र चरण है जहां ऑक्सीजन का सीधे उपभोग होता है, और इस चरण में उत्पन्न सभी ATP सबस्ट्रेट स्तरीय फॉस्फोराइलेशन द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये गलत है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में ATP सबस्ट्रेट स्तरीय नहीं बल्कि केमियोस्मोसिस द्वारा बनता है। तो ये जो सबस्ट्रेट लिखा है ये इसके वजह से ये गलत है, पहला सही है। तीसरा है, ग्लाइकोलाइसिस में एंजाइम फ्रक्टोकाइनेज ATP और साइट्रेट की उच्च सांद्रता द्वारा एलोस्टेरिक रूप से बाधित होता है, जिससे यह ग्लाइकोलाइसिस और TCS चक्र दोनों के लिए एक प्रमुख नियामक बिंदु बन जाता है। तो ये भी सही है। तो कथन 1 और 3 सही होगा। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, किस जीव का वास्तविक निकेत है? तो 46 का आंसर क्या होगा? वास्तविक निकेत का मतलब रियलाइज्ड नीचे बोलते हैं, वह स्थान या पद्धति है जिसे जीव प्रतिस्पर्धा के बावजूद वास्तव में अपनाता है। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, जीव द्वारा वास्तव में अपनाई गई जीवन पद्धति को हम बोलते हैं वास्तविक निकेत। नेक्स्ट है, यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष होगा कैसा होगा? तो ये होगा अधिक गहरा दिखाई देगा। वृक्ष की पत्तियाँ हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, जिससे वो अधिक गहरा या चमकीला दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की जेड योजना में निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉन प्रवाह संयोजन सही नहीं है? जो सही नहीं है हमें उसके बारे में बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 4 ये सही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। जेड योजना में इलेक्ट्रॉन प्रवाह जो है वो P68, उसके बाद PHEO FIO, PQA PQB, साइड P6F PC और P700। उसके बाद आता है A0 SP700 के बाद आता है A0 A1 FE A6 FESA FESB और FD। तो जो क्रम है 1 और 4 में ये गलत है। 2 और 3 पहले होगा, उसके बाद होगा रिलेटेड होगा ये दूसरे से, तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा। हमें गलत वाला ढूंढना है तो 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कारण। फ्लोएम में चालनी नलिका तत्व जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल कथन सही होगा। सहचर कोशिकाएं अवरोधी संधियों के माध्यम से चालनी नलिका तत्वों की उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, जिससे फ्लोएम में शर्करा के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर दाब प्रवणता सुनिश्चित होती है। तो ये बिल्कुल इसका सही व्याख्या है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 49 का ए। 50 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और कथन आर कारण को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनना है हमें। कथन दिया है, ओंगे और ग्रेट अंडमानीज आबादी में देखे गए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हैप्लॉप ग्रुप M31 M32 अंडमान द्वीपों पर आंतरिक विकास के अधीन प्राचीन मातृ वंशावलियाँ दर्शाते हैं, जो लगभग 50 से 70 हज़ार वर्ष पूर्व आउट ऑफ अफ्रीका तटीय प्रवासन के बाद से अलग थलग हैं। कारण क्या दिया है कि पूर्ण मिटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंसिंग से पता चला कि M31 M32 को परिभाषित करने वाले कोडिंग क्षेत्र उस पर ज्ञात भारतीय पूर्व एशियाई ओमनिशियन हेलो ग्रुप। ये आप पूरा पढ़िए। इसका आंसर जो होगा डायरेक्ट मेरे ख्याल से बी होगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण होगा। ओंगे और अंडमानी जो है वह ओंगे और अंडमानी आबादी की आनुवंशिक विशिष्टता और उनका हजारों वर्ष का अलगाव डीएनए शोधों से सिद्ध हुआ है, ये उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। हमारा नेक्स्ट है, डॉक्टर लालजी सिंह और उनके शोध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, डॉक्टर लालजी सिंह को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट का पिता माना जाता है। तो ये क्या होगा? ये बिल्कुल सही होगा। उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक को स्वतंत्र रूप से आविष्कार किया, जो वैश्विक विकास से पहले था। ये भी सही है। उनके शोध ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को वन्य जीव संरक्षण में व्यापक रूप से लागू किया, जिसमें भारत में बाघ, मोर और हाथी आबादियों पर वंशावली अध्ययन शामिल है। ये भी सही है। तो इनमें से तीनों ही 51 का सी हो जाएगा, सही है। डॉक्टर लालजी सिंह भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है और उन्होंने वन्य जीव संरक्षण में इसका सफल प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, 2022 में स्वेटे पाबो की फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो उनके असाधारण वन वैज्ञानिक कार्य के लिए किस क्षेत्र में था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विलुप्त होमिनिन्स के जीनोम और मानव विकास से संबंधित खोज। स्वेटे पाबो को विलुप्त होमिनिन्स जैसे कि निएंडरथल के जीनोम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन ए और कथन आर कारण जो है ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प चुनना है। कारण यहाँ पे दिया गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 53 का ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अधिकांश ये जब पढ़ेंगे आप तो पाएंगे कि अधिकांश एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में केमियोस्मोसिस और प्रोटॉन ग्रेडियंट के माध्यम से ही बनता है। ये उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। 54 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न दो सूचियों सूची 1 और सूची 2 से मिलकर बना है। सूची 1 के आइटमों को सूची 2 के उपयुक्त आइटमों से मिलान करना है हमें। 2019 राखी गढ़ी डीएनए अध्ययन के प्रमुख पहलू दिया गया है सूची 1 में और उसका विवरण दिया है सूची 2 में। पहला है प्राचीन डीएनए नमूने का स्रोत। तो इसका क्या होगा? इसका होगा हरियाणा के राखीगढ़ में 2500 ईसा पूर्व की एक महिला के कंकाली अवशेष से हमें ये मिला है, तो पहला का हो गया 3। उसके बाद पहचानी गई प्राथमिक वंशावली। तो जो पहचानी गई प्राथमिक वंशावली है वो है प्राचीन ईरानी संबंधित किसानों, चरवाहों और प्राचीन पूर्व दक्षिण भारतीयों का मिश्रण, तो इसका हो जाएगा 1। तीसरा है सिंधु घाटी सभ्यता, व्यक्ति में उल्लेखनीय रूप से अनुपस्थित वंशावली, इसका होगा आंसर 2। वंशावली घटक स्टेपी वाले घुमंतु चरवाहे इंडो यूरोपियन प्रवासों से ये जुड़ा हुआ है। चौथा है आधुनिक भारतीयों के लिए आनुवंशिक निहितार्थ, तो इसका आंसर होगा चौथा। सभ्यता के चरम के दौरान बाहरी स्टेप इनपुट के बिना सिंधु व्यापक घाटी सभ्यता आबादियों को सीधे आनुवंशिक पूर्वज के रूप में दिखाया गया है। तो ए का 3 होगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है,
2014 में पंजाब के अजनाला में एक परित्यक्त कुएं से खुदाई में प्राप्त 282 कंकालों के फोरेंसिक विश्लेषण ने मुख्य रूप से उनके 1857 सिपाही विद्रोह के भारतीय सैनिकों के रूप में पहचान की पुष्टि की। किस प्रमुख संयुक्त साक्ष्य के माध्यम से की? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हैप्लोग्रुप और स्ट्रोंशियम आइसोटोप अनुपात, जो गंगा मैदान मूल को दर्शाते हैं। इसका मतलब यह है कि जो अजनाला जो पंजाब में है कि कंकालों के वैज्ञानिक विश्लेषण में माइटोकॉन्ड्रियल और स्ट्रोंशियम आइसोटोप का उपयोग किया गया। और आइसोटोप विश्लेषण से पता चलता है कि ये सैनिक स्थानीय पंजाबी नहीं थे, बल्कि गंगा के मैदानी इलाकों जैसे कि यूपी, बिहार और बंगाल से थे, जिससे उनके 1857 के विद्रोही सैनिक होने की पुष्टि होती है। तो ऑप्शन इसका होगा सी। नेक्स्ट है, समुद्र तट से अंदर की ओर अमेरिका की महासरोवरों का उचित स्थान क्रम ऐसा है। इनमें से हमें बताना है कि क्या होगा। समुद्र तट से अंदर की ओर, यानी कि अगर अमेरिका का मैप आपको पता होगा तो समुद्र तट से अंदर की ओर आना है, यानी कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट होगा, ये नॉर्थ है और ये साउथ होगा, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। तो हमें ये बताना है कि पूरब से पश्चिम की ओर क्रम इनका क्या होगा। तो अमेरिका की जो महान झीलें हैं उनका पूरब से पश्चिम की ओर क्रम है ओंटारियो, एरी, ह्यूरोन, मिशिगन और सुपीरियर। तो सुपीरियर चूँकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं सुपीरियर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो नहीं है हमें वो बताना है। तो कनाडा की राजधानी जो है वो मॉन्ट्रियल नहीं होती है, ये ओटावा है। बाकी युग्म देखिए आप, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो सही है, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन, और इसकी एक राजधानी प्रिटोरिया भी है, लेकिन मेन राजधानी केप टाउन है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 2, तो 57 का ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, राज्य और राज्य फूल का। तो झारखंड का होगा पलाश, कर्नाटक का होगा कमल, ओडिशा का होगा अशोक और पंजाब का होगा ग्लेडियोलस। तो ये हो जाएगा 3142, तो 58 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे ऊंची हिमालयन पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये होगा K2। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है, जो काराकोरम श्रेणी में है। यदि पूर्णतः भारत में स्थित या हिमालयी मुख्य श्रेणी की बात होती तो कंचनजंगा का नाम आता, लेकिन विकल्प में K2 सर्वोच्च है और कंचनजंगा दिया भी नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राज्य से हमें मिलाना है। तो जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करना है। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है, न कि तमिलनाडु में। तो ये तो यही गलत हो गया, AP होना चाहिए न कि तमिलनाडु। सिमलीपाल उड़ीसा में है, मानस असम में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया है भारत से निर्यात गंतव्य स्थान, सूची 2 दिया है मूल्य आधारित श्रेणी। तो जो 61 का ए जो USA है वो ए का होगा उसका 3, ये पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि इसका होगा, ये दूसरे नंबर पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ए का हो गया 3। बी अभी नहीं देखा है हमने। बी क्या है? चीन। तो चीन आता है चौथे नंबर पे, तो बी का हो गया 4। उसके बाद सी का देखिए नीदरलैंड तीसरे नंबर पे आता है, तो सी का हो गया 2 और डी का हो गया 2। सी का 1 हो गया और डी का 2। सी यहाँ पे 2 होगा और डी होगा 1 का मतलब ये रैंक तो इसके पीछे है। तो ये ऑप्शन जो दिया है गलत है, इसमें से आप मिला सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण, ऐसा नाम दिया गया है। मेक इन इंडिया उपक्रम 2014 में शुरू किया गया। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को हुई थी, ये बिल्कुल सही है। उसका मुख्य हेतु भारत का विनिर्माण कार्यक्षेत्र को वैश्विक बढ़ावा देना था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण हब बनाना है। तो कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइफ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लाइफ का फुल फॉर्म होगा लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो यह पर्यावरण के लिए जीवन शैली है, तो बिल्कुल ये सत्य है। इसका उद्देश्य शाश्वत पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देना है, ये गलत है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देना है, न कि पर्यटन इसका जो है गौण लक्ष्य है, मुख्य लक्ष्य नहीं है। तो ये गलत हो गया। इसका उद्देश्य पर्यटन को भारतीय गांवों तक ले जाना है, ये भी गलत है। तो केवल एक सत्य है।
नेक्स्ट है, बिहार में खेती क्षेत्र के आधार पर खाद्य फसलों का क्रम ऐसा है। तो हमें इसका क्रम बताना है। सबसे ज़्यादा क्या होता है, चावल होता है, उसके बाद गेहूँ, फिर मक्का और उसके बाद दाल। तो बिहार के खेती क्षेत्रफल के आधार पर मुख्य क्रम बी होगा। बिहार की बाढ़ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, बिहार मूलतः मैदानी क्षेत्र है जिसके कारण से बाढ़ आता है, बिल्कुल सही है। लगभग इसका कितना परसेंट, 95% हिस्सा जो है वो मैदानी क्षेत्र है, बाकी 5% ही पठार और पहाड़ है। बिहार की प्रमुख नदियाँ लंबी है और उनका जलग्रहण क्षेत्र पहाड़ों में है, तो ये भी सही है। बिहार की उत्तर की ओर जो बहने वाली नदियाँ हैं जैसे कि कोसी, गंडक, उत्तर से दक्षिण की ओर जो आती हैं, कोसी, गंडक, बागमती, ये नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों से निकलती हैं और इनका जलग्रहण क्षेत्र ऊंचे पहाड़ों में है, जहाँ भारी वर्षा होने पर यह पानी तेज़ी से मैदानी इलाकों में आता है और जिससे उत्तरी बिहार में विनाशकारी बाढ़ आती है। तो ये भी सही है, पहला भी दूसरा भी। बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सत्य हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट है, भारत में चांदी के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुए थे। इसका आंसर होगा हड़प्पा सभ्यता में। नेक्स्ट है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगति कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 67 का ए, कनिष्क। नेक्स्ट है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का शासक था। तो चंड प्रद्योत अवंती महाजनपद का शक्तिशाली शासक था। तो ये आंसर हो जाएगा इसका बी, अवंती की राजधानी उज्जैन थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूट शासक किस धर्म के संरक्षक थे। तो इसका आंसर होगा जैन धर्म। राष्ट्रकूट शासकों ने मुख्य रूप से जैन धर्म को संरक्षण दिया, जैसे कि अमोघ वर्ष। हालांकि वे शैव और वैष्णव धर्म के भी प्रति सहिष्णु थे। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में मंगोलों को पहली बार सिंधु नदी पर देखा गया था। तो इसका आंसर होगा मंगोल नेता चंगेज खान का पीछा करते हुए मंगोल पहली बार इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी के तट तक देखे गए थे। तो इसका आंसर होगा 70 का सी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुजरी महल किसने बनवाया था। तो गुजरी महल बनवाया था ग्वालियर में गुजरी महल है। इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। तो मान सिंह तोमर ऑप्शन हो जाएगा 72 का सी। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर होगा मुगल बादशाह मोहम्मद शाह। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को उसके विलासी जीवन और लापरवाह स्वभाव के कारण रंगीला कहा जाता है। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर होगा गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन जो कि पंजाब में हुआ था, को गुरु राम सिंह ने संगठित और नेतृत्व प्रदान किया था। पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था। तो इसका आंसर क्या होगा, 75 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गारो। पागलपंथी विद्रोह अर्ध धार्मिक संप्रदाय द्वारा चलाया गया था, जिसमें मुख्य रूप से गारो और हाजोंग जनजातियों के किसान शामिल थे। नेक्स्ट है, स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा संपादित किया गया। तो इसका आंसर होगा के रामकृष्ण पिल्लई के द्वारा ये स्वदेश भिमानी या स्वदेश वाहिनी के ये संपादक थे। नेक्स्ट है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो नेटिव मैरिज एक्ट, जिसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहा जाता है, ये 1872 में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है, विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंश के शासक ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 79 का ए, धर्मपाल ने। इसका आप ट्रिक एक याद रख सकते हैं अगर चाहें तो, ओगो नाकू विधर्म। तो इसका मतलब क्या है, उदंतपुरी का गोपाल ने किया था, नालंदा का कुमारगुप्त ने किया था और विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया था। ऐसा याद रख सकते हैं ये तीनों का। नेक्स्ट है, मगध वंश की राजधानी पाटलिपुत्र के पूर्व कहाँ थी, यानी पाटलिपुत्र के पहले कौन सी राजधानी थी। तो इसका आंसर होगा राजगीर, या इसे हम गिरी व्रज भी कहते थे। ये पहले मगध की राजधानी से पहले राजगीर थी। नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी। तो 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा की गई थी, 1929 में। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिन्हा।
आज़ादी के बाद और पहले भी बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे। बंगाल एवं बिहार के पाल किस धर्म के अनुयायी थे? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म के। पाल शासक बौद्ध धर्म विशेष करके महायान और वज्रयान के महान संरक्षक और अनुयायी थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष कांग्रेस पार्टी ने स्वाधीनता के प्रस्ताव को पारित कराया था? तो इसका आंसर होगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1931 में। एग्जैक्ट डेट जो है वो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना की गई थी? तो ये हुई थी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना मुख्य रूप से इन्हीं के प्रयासों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया गया था किनके द्वारा? तो ये तैयार किया गया था 1940 के लाहौर प्रस्ताव का मसौदा सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था और इसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। तो सिकंदर हयात खान द्वारा तैयार किया गया था और प्रस्तुत किसने किया था? तो फजलुल हक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है, किस वर्ष INA की स्थापना हुई थी? INA मतलब आज़ाद हिंद फौज के बारे में बात हो रही है। आज़ाद हिंद फौज की पहली स्थापना 1942 में कैप्टन मोहन सिंह भाकना द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय क्लेमेंट एटली था। 1947 में भारत की आज़ादी के समय लेबर पार्टी का ये नेता था क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब लागू हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को ब्रिटिश शाही स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है हमें। चुनावी कानून सुधार पर संयुक्त संसदीय समिति। तो संयुक्त संसदीय समिति बनी थी 1971 से 72 और तारकुंडे समिति बनी थी 1974 में। गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में और राजनीति के अपराधीकरण के विरुद्ध चुनाव आयोग का अभियान जो चला था ये था 1997 के आसपास। तो क्रम क्या होगा? पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, दिए गए प्रश्न में वही अभिकथन दिया है। संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया है, न कि एक संघ। तो यह अभिकथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 1 में इसी बारे में चर्चा है। कारण दिया है, भारतीय राजनीति एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। तो ये गलत है, क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट किया था। तो आंसर इसका क्या होगा? कारण ए सही है और कारण ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन 92 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें गलत चुनना है। तो बिल्कुल दोनों कथन, ये पहला जो कथन है ये तो बिल्कुल सही है। संविधान में नियुक्ति की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 जो है वह सिर्फ यह कहता है कि राज्यपाल नियुक्त करेगा, बस। वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। तो बिल्कुल ये भी सही है और ये भी सही है। तो पूछ रहा है गलत कौन है? तो गलत इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अध्यक्ष, तो अध्यक्ष जो है वो मांगों पर चर्चा के लिए समय सीमा निर्धारित करता है, गिलेटिन बोलते हैं इसे। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री, यह पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में भाग लेता है, बजट निर्माण में भाग लेता है। उसके बाद है राष्ट्रपति, यह वार्षिक वित्तीय विवरण बजट रखवाता है संसद के समक्ष। तो राष्ट्रपति का हो जाएगा 3। और कैग जो है वित्तीय संचालन की जांच करता है, तो ये हो जाएगा 2। तो 1, 4, 3, 2 ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता का संभावित कारण है? पहला है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था। तो बिल्कुल एक ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से पंचायती राज अप्रभावित तौर से काम कर रहा था। दूसरा है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी थी, तो ये भी एक कारण है। तीसरा है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही हो।
ये गलत है क्योंकि उन्हें प्रतिनिधित्व तो मिला ही है। तो 1 और 2 इसका सही होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 95 का सी। राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें। हमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है। तो पहला देखिए, विधानसभा द्वारा पारित हो गया है लेकिन विधान परिषद में लंबित विधेयक है, तो ये रद्द हो जाएगा। जैसे ही विधानमंडल भंग होगा ये रद्द हो जाएगा, तो ये तो हो गया। विधान परिषद ने पारित कर दिया है विधेयक लेकिन विधानसभा में पारित नहीं हुआ है, तो जैसे ही विधानमंडल भंग होगा ये भी रद्द हो जाएगा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राज्यपाल की स्वीकृति के लिए लंबित विधेयक, तो ये याद रखना है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास लंबित विधेयक कभी भी रद्द नहीं होते हैं। तो जो चौथा है ये तो नहीं रद्द होगा। चौथा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित लेकिन राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाया गया विधेयक, ये भी रद्द नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 और 2, तो ऑप्शन हो जाएगा 96 का सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समितियां कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण रखने के अपने कार्य में कैग की सहायता करती हैं। तो कैग अपनी रिपोर्ट लोक लेखा समिति, जिसे पीएसी बोलते हैं, पैक को सौंपता है और सार्वजनिक उपक्रम समिति की भी सहायता करता है। प्राक्कलन समिति में कैग की भूमिका प्रत्यक्ष नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लोक लेखा समिति, उसके बाद सार्वजनिक उपक्रम समिति यानी 1 और 4। प्राक्कलन समिति और विशेषाधिकार समिति में उसकी भूमिका नहीं होती है, तो 1 और 4 इसका आंसर हो जाएगा 97 का ए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अधिनियम अवैध प्रवासियों के निर्दिष्ट वर्ग को भारत में 5 वर्ष के निवास के बाद प्राकृतिकरण द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है, तो ये बिल्कुल सही है। प्राकृतिकरण अवधि 11 से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई है। दूसरा है, विधेयक का प्रावधान पूरे देश में लागू है, तो ये गलत है। तीसरा है, आवर्जन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले है, तो ये भी सही है क्योंकि कट ऑफ तिथि जो है 31 दिसंबर 2014 कर दी गई है। तो पहला और तीसरा सही होगा, ऑप्शन हो जाएगा 98 का डी। क्वेश्चन नंबर 99, 98वें संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 98वां संविधान संशोधन 2012 में आया था, जिसके द्वारा अनुच्छेद 371 जे जोड़ा गया, जिसमें हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए, तो ये तो सही है, पहला सही है हमारा। दूसरा, विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु धन के समान आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है, तो ये भी सही है। अनुच्छेद 371 जे ने क्षेत्र के छात्रों के लिए क्षेत्र के शैक्षणिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया, तो ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों ही इसका हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बीच है, विधायी संबंध के बारे में बात हो रहा है, संघ और राज्य के बीच में। पहला है, राज्य का कानून जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित किया गया है और जिस पर उनकी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, संसद द्वारा पूरे देश के लिए बनाए गए कानून पर प्रबल हो सकता है, तो ये तो गलत है। राज्य का कानून कभी भी पूरे देश में लागू नहीं हो सकता, चाहे राष्ट्रपति स्वीकृति दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। संघ सूची में सिर्फ संसद बनाएगा नियम, इस पर राज्य नहीं बना सकता, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर कानून आपस में टकराव होता है तो केंद्र वालों को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, तो वही प्रभुत्व प्रदान किया गया है, तो बिल्कुल दूसरा सही है। तीसरा है, राज्य सूची में सूचीबद्ध सभी मामलों को संघ या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना विधानमंडल में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि राज्य सूची के सभी मामलों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती, लेकिन कुछ विशेष मामले जैसे कि अनुच्छेद 304 का बी के तहत व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने वाले जो विधेयक होंगे उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो यहाँ पे जो सभी है, इस शब्द के कारण ये कथन गलत हो जाता है। यहाँ पे ये अगर नहीं रहता, कुछ मामलों में अगर लिखा रहता है यहाँ पे कुछ मामलों को संघ या राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना, तब ये सही हो जाता। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल 2 हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।